हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी इंग्लिश वर्जन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। First question is, for a person having hypermetropia, the near point is option A greater than 50 centimeter, option B greater than 25 centimeter, option C less than 25 centimeter, and option D infinity। मीन्स हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति का जो निकटतम बिंदु होता है वो क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल इंसान होता है उनका 25 सेंटीमीटर होता है, और जो इस डिजीज़ से पीड़ित होते हैं हाइपरमेट्रोपिया, उनका क्या होता है ना, ये 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से। थर्म इज़ द यूनिट ऑफ हीट, लाइट, डिस्टेंस एंड पावर। थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म जो है ना वो हमारा हीट का यूनिट होता है, थर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट ऑप्शन ए डिस्टेंस, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन एंड ऑप्शन डी स्पीड। एक वेग समय ग्राफ की ढलान का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप ग्राफ देखोगे, इसमें आपको टाइम और वेग का एक ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, वेग का एक टाइम का जो है ना ग्राफ मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ आता है वो किसका रिप्रेजेंट करेगा? ढलान बोला जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ ये ढलान जाएगा, इस तरह से नीचे की तरफ से जो ग्राफ आएगा वो किसका प्रतिनिधित्व करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का प्रतिनिधित्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, A simple microscope consists of a short focus concave lens, option B a long focus convex lens, option C a long focus concave lens, and option D a short focus convex lens। एक साधारण माइक्रोस्कोप में किस टाइप का फोकस लेंस वाला फोकस दूरी वाला लेंस पाया जाता है? ठीक है, लेंस का आपको प्रकार बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अ शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेंस तो कॉन्वेक्स होगा ये कंफर्म है, और उसका जो फोकल लेंथ होगा वो शॉर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, वुलन क्लॉथ protect the body from cold because it reflects heats, option B it is a poor conductor of heat, option C external heat rays enter into the body through the woolen cloth, and option D it is a good conductor of heat। ऊनी कपड़ा जो होते हैं वो शरीर को ठंडा से बचाता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुअर कंडक्टर है तो बाहर से हीट को हमारे शरीर में आने नहीं देगा, और बाहर से हीट को हमारे शरीर में आने नहीं देगा तो हमें ठंडा लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर पता है कहाँ का? हमारे शरीर का जो हीट है ना वो बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक ऊनी कपड़ा है, वूलन क्लॉथ है, तो हमारे बॉडी का जो हीट है ना ये वूलन क्लॉथ जो है इसको बाहर जाने नहीं देगा, और हमारे बॉडी का जो हीट है वो उसको वापस हमारे बॉडी में ही रिफ्लेक्ट करेगा, और अपने खुद के टेम्परेचर से हमें ठंडा नहीं लगेगा, कोल्ड नहीं लगेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बाहर से ये हीट को आने नहीं देगा, बाहर का हीट होता ही नहीं है। जब आप कोल्ड डे पे देखोगे विंटर के टाइम में, तो बाहर में हीट होता है? नहीं होता है। तो बाहर का हीट आपके बॉडी तक नहीं आता, आपका बॉडी का हीट ही आपके बॉडी से बाहर जाने नहीं देता, इस वजह से आपको गर्मी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से द प्रोपोगेशंस ऑफ साउंड वेव इन अ गैस इन्वॉल्व्स ऑप्शन ए एडियोबाइटिक compression and refraction, option B isothermal compression and refraction, option C isochroic compression and refraction, and option D isobaric compression and refraction। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एडियाबाइटिक कॉम्प्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। मीन्स एक गैस में ध्वनि तरंगों का जो प्रसार वो किस टाइप का शामिल होता है? तो एडियाबाइटिक मीन्स रुद्धोष्म
संपीड़न और विरलता, ठीक है, रुक्षोम संपीड़न और विरलता इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीकल टायर्स आर इन्फ्लेटेड प्रॉपर्टी टू इंश्योर स्मूथ रनिंग, टू अवॉइड skidding and to minimize friction, option C to allow the vehicle to take more load, and option D to go fast and save fuel। वाहन के टायर जो होते हैं वो ठीक से फुलाए जाते हैं, मतलब उसमें हवा भरा जाता है, इसका रीज़न क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका रीज़न हो जाएगा ऑप्शन बी टू अवॉइड स्किडिंग एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस, ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी साउंड वेव, ऑप्शन सी लाइट रेज एंड ऑप्शन डी हीट वेव। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग कर रही है तो क्या पैदा होगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज मान लीजिए कोई Q1 है, वो यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ओके, तो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, ओके, और अगर वो रोटेट कर रहा है तो इस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पून ड्रॉप्ड बाय अ एस्ट्रोनॉट इन अ satellite will, option A remains stationary, option B continue to follow the motion of the satellite, option C move tangentially away, and option D fall to the floor। अगर एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा उपग्रह में एक चम्मच गिराया जाता है, उपग्रह में से एक चम्मच गिराया जाता है, तो उस चम्मच का क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंटिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट। जो सैटेलाइट का मोशन है ना, उस मोशन को फॉलो करते हुए वो कंटिन्यूसली उसके अराउंड घूमने लगेगा, ठीक है, ना तो नीचे गिरेगा नहीं कुछ साउंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, ऑप्शन ए इन वाइट लाइट द ब्लू कंपोनेंट डोमिनेट्स, ऑप्शन बी द atmosphere scatter blue colors more than the others, option C all colors interfere to produce blue, and option D it is actually blue। ऐसा भी ऑप्शन आता है। तो आसमान जो है ना उसका कलर ब्लू होता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न अगर आप लोग देखोगे तो हो जाएगा ऑप्शन बी द एटमॉस्फेयर स्कैटर्स ब्लू कलर मोर देन द अदर्स। जो अदर कलर होते हैं एक्चुअली वहाँ पे तो 7 कलर्स होंगे, क्योंकि लाइट जो होता है वो 7 कलर से कॉम्बिनेशन से बनती है। लाइट जो होती है वो 7 कलर के कंपोजिशन से बनती है, और वहाँ पे जब 7 कलर होता है तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करते हैं, ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर कर देता है अदर कलर की तुलना में, और इसलिए वो ब्लू कलर हमें दिखाई देती है, और इसलिए उनका कलर ब्लू हमें लगता है, बट एक्चुअली होता नहीं है। बाहर से देखोगे तो वो ब्लैक दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी डिक्रीज्ड बाय, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक खगोलीय टेलीस्कोप जो होते हैं ना उसकी आवर्धक शक्ति को कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। अगर हम लोग आईपीस के जो फोकल लेंथ है ना उसको इंक्रीज कर देंगे तो हम लोग आवर्धित कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द आई हैविंग द लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी एक्वस हमर, ऑप्शन सी लेंस, एंड ऑप्शन डी विट्रियस हमर। आँख के जिस भाग का अपवर्तनांक सबसे बड़ा होता है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी लेंस। लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट है नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन,
न्यूक्लियर फ्यूज़न या फिर आयोनाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियर फ्यूज़न। ओके, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, सेंटर ऑफ अर्थ, सरफेस और पोल। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है उसकी तीव्रता सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोल। पोल में आप सबसे ज़्यादा होता है और इसलिए पोल पे किसी भी इंसान का, किसी भी वस्तु का वेट भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इक्वेटर पे सबसे कम होता है, पोल पे सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वेट भी ज़्यादा होगा और वेट डिपेंड करता है इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पाइपलाइन इन कोल्ड countries often burst in winter because temperature of ice is less than that of water. Option B, water freeze and expand in its volume. Option C, pipeline contract in their volume. And option D, pipeline expand due to freezing. ठंडे देशों में पाइपलाइन अक्सर देखना सर्दियों में फट जाती है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटर फ्रीज्ड एंड एक्सपेंड इन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा वाटर का एक प्रॉपर्टी होता है, वाटर का क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा वो संघनित होते हैं, सबसे ज़्यादा वो डेंसिटी उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है सबसे ज़्यादा। तो उस टाइम उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा। अब देखो वॉल्यूम सबसे कम है वाटर का, अब जब वो जमती है तो वो 0 डिग्री पे आ जाती है, 0 डिग्री पे आ जाती है तो यहाँ पे सबसे कम होगा, तो 0 डिग्री पे ऑब्वियसली वॉल्यूम ज़्यादा होगा। आप ये देख सकते हो, अगर 4 डिग्री पे वाटर का वॉल्यूम कम होगा, सबसे कम हमने बोला, सबसे कम, तो 0 डिग्री जाते जाते वो ऑब्वियसली इससे तो ज़्यादा ही होगा ना, 4 डिग्री से तो ज़्यादा ही होगा। और 4 डिग्री पे वो पानी था, वो वाटर लेवल था, लेकिन वो अब आइस लेवल में आ गया, तो उसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी तो आपका कम हो गया, लेकिन जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। वॉल्यूम अगर इसका बढ़ गया तो फिर क्या करेगा, जो पाइप है उसमें अगर वॉल्यूम उसका फिक्स है कि इतना ही वॉल्यूम है और उसमें अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया जाएगा तो फिर वो पाइप को फाड़ देगा, पाइप को फाड़ के वो फोड़ के निकल जाएगा। ठीक है, तो यही वजह है कि ठंडे देशों में पानी जब जमती है तो पाइप फट जाती है। वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।